बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक डिस्पैच के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम देख चुके हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैच को जब हम इक्वल इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड के साथ सॉल्व करें तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक लैग्रेंज फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करेंगे। हमारे केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, सो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जगह टोटल कॉस्ट को लिखेंगे। जबकि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होती है वो ये है कि जो भी जनरेटिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं उनसे डिस्पैच होने वाली जो टोटल पावर है वो लोड के इक्वल होनी चाहिए। फिर हमने सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि लैग्रेंज फंक्शन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स किस तरह से लिए जाते हैं, और तीसरे स्टेप में हमने देखा कि हमने इन डेरिवेटिव्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करके पावर्स और लैम्डा की वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा कि चौथे स्टेप में हमने जो हमारे पास पावर और लैम्डा के सॉल्यूशन निकल आए थे हमने उनको इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए चेक किया। अगर हमारे सॉल्यूशंस पावर के इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को मीट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होगा वही हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, और जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी इस प्रोसेस के दौरान वही हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम देखेंगे कि इन केस अगर ये कंस्ट्रेंट्स फुलफिल नहीं होती तो फिर क्या होगा। जब हम कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे तो कंस्ट्रेंट्स चेक करते हुए मैंने पहले आपको बताया था कि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट मोस्ट प्रोबेबली फुलफिल हो रही होगी, लेकिन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के फुलफिल होने के चांसेस ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हों। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रही तो हमें मज़ीद कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी होगी और हमें ये कंस्ट्रेंट्स मॉडिफाई करनी होंगी। जब हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रही होगी तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। जब हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं फुलफिल हो रही होगी तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि पावर का जो भी आंसर आ रहा है, सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई ith जनरेटिंग यूनिट है उसकी पावर का आंसर हो सकता है उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा आ रहा हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि उसके जो आई का जनरेटिंग पावर है वो उसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम आ रही हो। अब ये दोनों जब केसेस होंगे तो ऑफ कोर्स ये वाली कंडीशंस वायलेट हो रही होंगी। ऐसे केस की सूरत में हमें जो लैम्डास की वैल्यू मिलेगी, जैसे हमने एक स्टेप में अभी लैम्डा की वैल्यू निकाल रही है, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा कि हमें जिन जनरेटिंग यूनिट्स की ये कंडीशंस वायलेट हो रही होंगी उन जनरेटिंग यूनिट्स के लिए हमें जो पावर की वैल्यू असाइन करनी होगी वो हम खुद असाइन करेंगे, ना कि वो वैल्यू सॉल्यूशन के थ्रू असाइन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक जनरेटिंग स्टेशन मैक्सिमम पावर को वायलेट कर रहा है तो हम उसको उसकी मैक्सिमम पावर ही असाइन कर देंगे, और अगर एक जनरेटिंग यूनिट अपनी मिनिमम थ्रेशोल्ड को वायलेट कर रहा है तो हम उसको मिनिमम पावर असाइन कर देंगे। जब हम ये चीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो जनरेटिंग यूनिट्स वायलेट नहीं कर रहे थे तो ऑफ कोर्स उनकी पावर्स भी चेंज होंगी। उनकी पावर इसलिए चेंज होंगी क्योंकि हमारे पास जो लोड है ये हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn होगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे लास्ट केस में हमारे पास 3 जनरेटिंग यूनिट थे और उसमें हमारे पास 3 पीस ऐड हो रहे थे, हमारे पास ये कंडीशन थी। अब अगर हम कहते हैं कि हमने कोई एक या दो जनरेटर्स के ऊपर इनमें से कोई एक कंडीशन अपना लगाई है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जनरेटर को उसकी मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी है या कोई मिनिमम वैल्यू असाइन की है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे उनकी जो पावर के आंसर हमने इस स्टेप से पहले निकाल लिए थे वो चेंज हो जाएंगे।
सो इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी चेंज हो रही होंगी। सो अब जब इस तरह की वायलेशन हो रही होगी तब लेमडा की जो कंडीशंस चेक की जाएंगी वो डिफरेंट चेक की जाएंगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक सरसी सा यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ का क्या पर्पज़ है यहाँ पे। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो रही हैं तो हमारे पास अब नई कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी जिनको हमने देखना होगा। उनमें अगर हमारे पास किसी भी जनरेटिंग यूनिट की पावर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में लाई करती है। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं डाला। सो अगर यहाँ पे वैल्यू किसी भी जनरेटिंग यूनिट किस तरह आ रही है तो हमारे पास जो भी उस यूनिट की कॉस्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव जब उसके पावर लेंगे तो वो जो लेमडा के इक्वल हमारे पास सोल्यूशन आता है तो वो एक्चुअल लेमडा कहलाएगा। जबकि अगर हमारे पास ये एक केस हो गया, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमारा पावर का आंसर मैक्सिमम पावर के इक्वल है तो हमारा जो DFI ओवर DPI होगा ये लेस देन और इक्वल टू लेमडा होगा। और तीसरा ये होगा कि हमारा अगर पावर का आंसर मिनिमम वैल्यू के बराबर है तो हमारे पास DFI ओवर DPI शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा। ये तीन कंडीशंस अभी हम देखेंगे कि ये कैसे एक प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई होंगी। सिर्फ अभी आपको इतना समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन की थी वो कंस्ट्रेंट्स उस वक्त तक ही चेक होंगी अगर वो फुलफिल हो रही हैं। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो रही हैं तो वायलेशन में दो चीज़ें आ सकती हैं कि या तो कोई जनरेटिंग यूनिट अपनी मैक्सिमम लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और या कोई जनरेटिंग यूनिट अपनी मिनिमम लिमिट से भी नीचे चल रहा है। ऐसे केस के अंदर हमारे पास नई कंडीशंस आ जाएंगी और वो नई कंडीशंस कुछ इस तरह से होंगी कि जिन जनरेटिंग यूनिट्स के पावर मैक्सिमम और मिनिमम थ्रेशोल्ड के अंदर आ रही होगी उनके जो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर पावर वो लेमडा कहलाएगा। जबकि अगर किसी जनरेटिंग स्टेशन की वायलेशन इस तरह से हो रही है कि उसकी जो पावर है उसकी वैल्यू उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा हो गई है तो हम उसकी पावर को उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के इक्वल रखेंगे। और जब हम ये करेंगे तो उसके साथ ये कंडीशन इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और ये कंडीशन क्या है कि जब भी आप उसकी कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर कैलकुलेट करेंगे तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेमडा। अब उस केस में लेमडा क्या होगा वो भी हम देखेंगे कि लेमडा आप कैसे निकालेंगे। इसी तरह अगर किसी जनरेटिंग स्टेशन की मिनिमम थ्रेशोल्ड को वायलेट कर रहा है तो हमारे पास DFI ओवर DPI का आंसर लेमडा से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। ये एग्जाम्पल बेसिकली वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये आया है कि यहाँ पे हमने कॉस्ट चेंज कर दी है। यानी यूनिट 1 की जो फ्यूल कॉस्ट पिछले एग्जाम्पल में थी यहाँ पे $1.1 पर MBTU थी। इस केस में हमने ये चीज़ $0.9 MBTU कर दी है। अब बाकी स्टेप्स वही रहेंगे तो मैं सरसरी से दोबारा बता देता हूँ आपको। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमें h फंक्शन गिवन था, हमने उसको f में कन्वर्ट करना था तो हमने h को उसकी फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। यही स्टेप हमने सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के लिए किए तो हमारे पास f तीनों यूनिट्स के लिए आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना था, हमने लैग्रेंज फंक्शन क्रिएट करना था। सो हमने लैग्रेंज फंक्शन क्रिएट किया। लैग्रेंज फंक्शन के अंदर हमें
तीनों यूनिट्स की कॉस्ट फंक्शन चाहिए था, इसके अलावा लेमडा और पी लोड इस केस में 850 ही है लास्ट एग्जांपल की तरह। सो हमारे पास जो लेग्रैंज फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बन गया। स्टेप 3 में हमने इस लेग्रैंज फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेने थे। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू पावर्स और विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डेरिवेटिव्स ले लिए। स्टेप 4 के अंदर हमने P1, P2, P3 और लेमडा की वैल्यू एवेल्युएट करनी थी। कैसे कि हमने लेग्रैंज फंक्शन को उसके पावर्स के रिस्पेक्ट और लेमडा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो लिया था लास्ट स्टेप में उसको 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सॉल्यूशन निकला। अब ये स्टेप्स हम पहले कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया कि आंसर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पहली तीनों ये इक्वेशन 5, 6, 7 लेमडा की टर्म्स में आ रही हैं, तो हमने इनको इक्वेट कर लिया। तो हमने P2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ P1 निकाला, फिर इसी तरह P3 का आंसर इन टर्म्स ऑफ P1 निकाला, और वो दोनों सॉल्यूशन हमने 8th इक्वेशन में पुट कर दिए। 8th इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास P1, P2 और P3 के सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से आ गए। सो ये प्रॉब्लम मैं इसलिए तेज़ी से यहाँ पे गो थ्रू हूँ क्योंकि ये हमने पिछली एग्जांपल में बिल्कुल ये सारे स्टेप्स किए थे, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट चेंज हुई है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे आंसर्स में चेंजिंग आ गई है। अब हम चेक करेंगे कि ये पावर्स आ गई और इन पावर्स को यूज़ करके हमने लेमडा निकाल लिए। तो हमारे पास जब हम ये पावर्स पुट करेंगे वापस जो इसकी इक्वेशंस थी लेमडा वाली, तो हमारे पास $8.82 पर मेगावाट आवर लेमडा का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं कि हमने चेक करनी है कि क्या ये कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब हमने कंस्ट्रेंट्स में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता चला कि ये वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम पहले बेसिक कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे। तो बेसिक कंस्ट्रेंट्स में हमने पहली कंस्ट्रेंट क्या चेक करनी है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए कि P1 प्लस P2 प्लस P3 शुड बी इक्वल टू P लोड। सो अब हम चेक करेंगे क्या ऐसे ही है। सो इसका आंसर है 705.6 प्लस 111.9 और ये 32.5। सो ये राउंड अबाउट 850 ही बन रहा है और हमारे पास लोड की वैल्यू भी 850 ही थी। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। अब हम चेक करते हैं इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स चेक करने के लिए हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें पावर्स की वैल्यू कैसी चाहिए। तो हमारे पास P1 का जो आंसर होना चाहिए वो 150 और 600 के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह P2 का आंसर 100 और 400 के दरमियान होना चाहिए और P3 का आंसर 50 और 200 के दरमियान होना चाहिए। जबकि हमारे जो आंसर्स आए हैं वो हमारे पास P1 705.6 आया, P2 हमारा 111.9 और P3 हमारा 32.5। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो रही हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो P1 का आंसर है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो क्रॉस कर रहा हूँ इसका जो मकसद है सिर्फ आपको समझाना है कि ये कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रही। इसके बाद
जो सेकंड है उसमें आप देखें कि P2 का आंसर 100 और 400 के दरमियान होना चाहिए था। तो ये 111 जो है वो इसी रेंज में आता है। तो इसका मतलब है P2 जो है वो इसके ऊपर लिमिटेशंस थी उनको फुलफिल कर रहा है। P3 का जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी वो 50 होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 32.5 मेगावाट आ रही है। तो इसका मतलब है कि यूनिट 3 भी जो अपने कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहा। सो अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ों की वायलेशन हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब वायलेशन होगी तो हमने देखा कि अब हमारी कंस्ट्रेंट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो कंस्ट्रेंट्स किस तरह से चेंज होंगी कि अब हम सबसे पहले जो जनरेटिंग यूनिट्स वायलेशन कर रहे थे उनको उनकी वायलेशन को देखते हुए हम उनको खुद से पावर्स की वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई जनरेटिंग स्टेशन या कोई जनरेटिंग यूनिट मैक्सिमम वैल्यू को अगर वायलेट कर रहा है तो उसको आप पावर की मैक्सिमम वैल्यू ही असाइन कर दोगे। इसके पीछे बेसिक साइंस या रीज़न ये है कि अगर एक जनरेटिंग यूनिट की मैक्सिमम वैल्यू सपोज करें, जैसे इस केस में 600 है और उसको यहाँ पे आंसर 705.6 है, तो इसका मतलब है आप उसको मिनिमम की तरफ तो लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इस लोड की डिमांड को पूरा करने के लिए मैक्सिमम से भी क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर एक जनरेटिंग यूनिट मिनिमम से भी नीचे चल रहा है, इसका मतलब है आप उसको कभी भी मैक्सिमम की तरफ खींच के नहीं लेके जाओगे। तो आप उसको अगर कोई वैल्यू इस रेंज में असाइन कर सकते हो तो वो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरेटर मैक्सिमम लिमिट को वायलेट कर रहा होगा उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देनी है, उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा होगा उस जनरेटर को उस रेंज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो असाइन कर देनी है। यानी अब हम इस स्टेप के बाद P1 को $600 असाइन कर देते हैं और P3 को 50 मेगावाट असाइन कर देते हैं। सो इस स्टेप के बाद अब हमने, क्योंकि हमारे पास P2 का आंसर तो सही आ रहा था, मतलब वो रेंज के अंदर था, लेकिन क्योंकि अब हमने P1 और P3 की वैल्यूज को चेंज कर दिया है, तो अब अगर हम P2 का वही पुराना आंसर यूज कर रहे हैं या पुरानी वैल्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैच की इक्वालिटी कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं होगी। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के मुताबिक क्या होना चाहिए कि तीनों पावर्स का जो रिजल्टेंट है वो 850 होना चाहिए। लेकिन अगर हम पुरानी वैल्यू ही यूज करते हैं और उसको आप ऐड करके देख सकते हैं तो वो कभी भी 850 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब उस 850 को बनाने के लिए ये जो हमारे पास ये जनरेटर है जो किसी कंस्ट्रेंट को जो कंस्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं कर रहा, तो ये जनरेटर हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह प्रोवाइड करेगा कि जो P1 पावर की थ्रेशोल्ड से बाहर जा रहा था और जो P3 पावर के जो थ्रेशोल्ड था उससे कम पे ऑपरेट कर रहा था, उसको कंपनसेट करने के लिए हम P2 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अब हम जो P2 को नई वैल्यू असाइन करेंगे वो होगी 850 माइनस P1 माइनस P3। सो हमारे पास 850 माइनस 600 माइनस 50, तो ये हमारे पास 200 मेगावाट आ जाए। सो अब हमने क्या किया कि हमने पावर्स की नई वैल्यू असाइन कर ली। सो हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप, जितना हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा उससे हमने एक अब एक्स्ट्रा स्टेप किया। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो किए जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। लेकिन जब हमने कंस्ट्रेंट्स चेक की तो हमारे कंस्ट्रेंट्स फुलफिल नहीं हो रही थी। अब हमने क्या किया कि जो जनरेटिंग यूनिट्स मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को वायलेट कर रहा था उसको उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दी, और जो जनरेटिंग यूनिट मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा था
उसको मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी, और जो जनरेटर वायलेशन नहीं कर रहा था उसको हमने सिंपल क्या किया कि जितना लोड की बाकी वैल्यू रह गई है वो उसको असाइन कर दी। अब हमारे पास क्योंकि पावर्स के आंसर्स आ चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लेमडास भी निकाल सकते हैं। सो अब हमारे पास क्योंकि पावर्स के आंसर उस मेथड के थ्रू हमने नहीं निकाले बल्कि हमने खुद असाइन किए हैं, इसका मतलब है अब ज़रूरी नहीं है कि लेमडास के आंसर बराबर हैं। पिछली एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि ऑल दो लेमडा हमने एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना होता है, लेकिन हमारे पास जो तीन इक्वेशंस जिनके अंदर लेमडा आ रहा था उन तीनों के अंदर मैंने वैल्यूज पुट करके देखी और हमारे पास आंसर क्या था, सेम आ रहा था। अब हम यही चीज़ दोबारा करेंगे और जो हमारे पास लेमडा की इक्वेशंस हैं उनके अंदर ये इन पावर्स के आंसर पुट करके देखेंगे और लेमडा के नए आंसर निकालेंगे। सो वो इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस तरह से थी। सो वो इक्वेशंस हमारे पास कुछ ये थी 6.48 और प्लस 2.56। तो इन्हीं के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब मैं 5 के अंदर जब वैल्यू पुट करूँगा, 5 से मेरे पास 6.48 प्लस 2.56, और अब यहाँ P1 है लेकिन P1 की जगह मैं यहाँ पे फ़िलहाल P1 की जगह 600 मेगावाट पुट करूँगा। तो 600 मेगावाट पुट करने से जो लेमडा का मेरे पास आंसर आ रहा है वो है $8.016 पर मेगावाट आर। ये आप लोग करके भी देख सकते हैं। इसी तरह अब मैं सिक्स इक्वेशन मेरे पास है 7.85 प्लस 0.00388 P2 इज इक्वल टू लेमडा, और P2 की वैल्यू मेरे पास है इस केस में 200। सो मैंने इस इक्वेशन के अंदर 200 को पुट करना है। सो जो मेरा आंसर निकल रहा है वो होगा 8.626 डॉलर पर मेगावाट आवर। अब मैं सातवीं इक्वेशन के अंदर P3 की वैल्यू पुट करूंगा। सो P3 इस केस में हमने सिलेक्ट किया हुआ है 50। जो लेमडा का मेरा आंसर निकल रहा है वो है 8.452 डॉलर पर मेगावाट आवर। सो अब मैंने तीनों लेमडास निकाल ली हैं। लेट्स इनको हम एक जगह पे प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक समरी सी बना लेते हैं। मेरा जो P1 था वो अपर लिमिट को वायलेट कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन की, और जो लेमडा इसका आंसर निकला था वो मेरे पास निकला था 8.016 डॉलर पर मेगावाट आवर। इसी तरह जो P2 था वो थ्रेशोल्ड के अंदर था, लेकिन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P3 मैंने इसको 200 वैल्यू असाइन कर दी थी, जो कि अभी भी इस रेंज के अंदर ही थी।
सो इसके लैम्डा का आंसर जो मेरे पास अभी निकल रहा है वो है $8.626 पर मेगावाट आवर। जबकि जो मेरा P3 था ये मेरे पास मिनिमम लिमिट को वायलेट कर रहा था, यानी ये मिनिमम लिमिट से भी कम था, तो इसको मैंने असाइन किया था मिनिमम, और इसके लैम्डा का आंसर निकला था $8.452 पर मेगावाट आवर। लेक्चर के स्टार्ट में हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन की थी। वो कंस्ट्रेंट्स क्या थी कि जब हमारे पास वायलेशन होगी तो तब हमारे पास इन कंस्ट्रेंट्स को हमने चेक करना है। अब जब कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन हो जाएगी तो इसका मतलब अब ये कंस्ट्रेंट्स तो आप चेक कर चुके हैं और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि अब आपको नई कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करनी होगी। तो नई कंस्ट्रेंट्स अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अब आप अगर गौर करें तो इन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक आपके पास इस साइड पे एक लैम्डा आ रहा है और इस साइड पे जो यूनिट भी जिस तरह से वायलेशन कर रहा है या जो यूनिट भी है उसको उसके पावर्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में जो यूनिट 1 है ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को वायलेट कर रहा है, यानी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को वायलेट कर रहा है और इसको हमने मैक्सिमम वैल्यू असाइन की है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूनिट 1 है वो इनमें से किस कंडीशन पे चेक होना है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से जो पहली कंडीशन है ये तब चेक होगी जब हमारा यूनिट जनरेटिंग यूनिट की जो पावर की आंसर है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान में होगी। सो हमारे यूनिट 1 इस केस के लिए नहीं चेक हो रहा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। तो यूनिट इस केस में ये केस तब चेक होगा जब हमारे पास किसी भी यूनिट की पावर की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू असाइन होगी। तो हमारे यूनिट 1 के केस में हमने उसको मैक्सिमम वैल्यू ही असाइन की। इसका मतलब ये है कि अब हमने इसको चेक करना है यूनिट 1 का वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि जो हमने उसको 600 मेगावाट असाइन की थी वैल्यू, क्या वो उस सूटेबल है या वो ठीक है। ये चेक करने के लिए अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे सेकंड वन। तो सेकंड वन कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या ये DFI बाई DPI शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा। सो अब हमें जो स्टूडेंट्स को मोस्टली कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि जो ये DF बाई DP है ये भी लैम्डा ही एट द एंड निकाल के दे रहा होता है और यहाँ भी लैम्डा ही है, यानी दो लैम्डाज हैं। अब यहाँ पे कौन सा लैम्डा आपने किस कंपेयर करना है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपने याद रखना है कि ये जो लैम्डाज है ना ये सारे ये रेफरेंसेस हैं किस्म के, यानी ये आपका रेफरेंस लैम्डा है। और जो ये लैम्डाज हैं ये वो लैम्डा हैं जो इनकी इन पावर्स की वैल्यूज के रिस्पेक्ट से, या ये वाले लैम्डाज जो आपके पास निकल रहे हैं। सो अब आपके पास जो ये लैम्डा होगा ये लैम्डा आपका वो होगा जो आपका जिस यूनिट की पावर मैक्सिमम और मिनिमम थ्रेशोल्ड के दरमियान में रह रही है उसका लैम्डा ही आप कंसिडर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास यूनिट 2 की जो पावर है, यूनिट 2 का जो पावर है वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम थ्रेशोल्ड के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब है उसके वैल्यू से जो हमने लैम्डा निकाला था उस लैम्डा की वैल्यू से आप बाकी दोनों लैम्डास को कंपेयर करोगे। सो अब हमारे पास यूनिट 1 के क्योंकि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा था और हमने उसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन की थी, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट 1 के रिस्पेक्ट से लैम्डा हमने निकाला है यानी 8.016 इसको लेस देन होना चाहिए 8.626 से, और वो हम चेक कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अब इनको मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1 2 3। सो अब हमने जो पहली कंडीशन चेक करनी है यूनिट 1 के लिए वो ये होनी चाहिए कि इसका जो लैम्डा है जिसको मैंने लैम्डा 1 कहा है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा रेफरेंस, और इस केस में लैम्डा रेफरेंस हमारा क्या है बेसिकली लैम्डा 2।
सो ये कंडीशन अभी हमने चेक करनी है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास है 8.016 और लैम्डा 2 की वैल्यू है 8.626। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट 1 को जो हमने नई वैल्यू असाइन की है उसने क्या किया है कि उस नई वैल्यू की वजह से अब ये कंस्ट्रेंट को, जो नई कंस्ट्रेंट है उनको फुलफिल कर रहा है। अब हम यूनिट 3 को इसी तरह चेक करेंगे। तो यूनिट 3 मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा था और उसको हमने मिनिमम वैल्यू पावर की असाइन कर दी थी। सो अब इसी तरह उसके लैम्डा को भी रेफरेंस लैम्डा के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई जनरेटिंग यूनिट को मिनिमम वैल्यू असाइन होती है तो उसका लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए रेफरेंस लैम्डा के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रेफरेंस लैम्डा क्या है जो हमने जनरेटिंग यूनिट 1 के लिए निकाला था। सो इसी तरह हम यूनिट 3 के लिए चेक करते हैं। सो यूनिट 3 के लिए अब हम जब चेक करेंगे तो लैम्डा 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा रेफरेंस, और हमारे केस में लैम्डा रेफरेंस जो था लैम्डा 2 है। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये ट्रू हो रही है कि नहीं। तो लैम्डा 3 जो है हमारे पास, हमने अभी कैलकुलेट किया, वो हमारे पास है 8.452, जबकि लैम्डा 2 हमारे पास है 8.626। सो अब देखें, होना ये चाहिए था कि लैम्डा 2 शुड बी लेस देन, लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि लैम्डा 2 बेसिकली ग्रेटर आ रहा है, तो ये हमारे पास कंडीशन वायलेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जब सेकंड आइट्रेशन की, जिसके अंदर हमने खुद से पावर की वैल्यूज असाइन की, उसके अंदर यूनिट 1 वायलेशन नहीं कर रहा, यूनिट 2 पहले से नहीं कर रहा था, लेकिन यूनिट 3 अभी भी वायलेशन कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम देखें, अगर आपके पास एक कोई यूनिट मैक्सिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब है आप उसकी वैल्यू, उसको जो सबसे पहली आप वैल्यू असाइन करोगे वो मैक्सिमम वैल्यू असाइन करोगे। अब अगर उसके बावजूद वो वायलेशन कर रहा है तो आप उसकी पावर की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होंगे। इसी तरह अगर एक जनरेटिंग यूनिट पहले केस के अंदर मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले उसको वैल्यू असाइन करेंगे वो उसकी जो रेंज में मिनिमम वैल्यू है वो असाइन करेंगे। सो अब अगर मिनिमम वैल्यू उसको असाइन की है लेकिन वो फिर भी वायलेशन कर रहा है, तो अब हम उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। तो जब हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली वो पावर जो होगी वो रेंज के अंदर आ जाएगी। मैं सारी स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक यूनिट है, लेट्स सपोज कोई भी यूनिट है, उसको मैं पी एक्स कह देता हूं, और ये यूनिट जो था अपनी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड्स को भी क्रॉस कर रहा था। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे वायलेशन हो रही है। वायलेशन होने की सूरत में हमने जो स्टेप लिया, हमने क्या किया कि हमने इसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन की। इस मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी इक्वेशन थी, पी एक्स की इक्वेशन, यानी हमने पी एक्स की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने पी एक्स एफ एक्स और पी एक्स का लिया हुआ था, उससे जो हमारे पास लैम्डा आ रहा था वहां पे हमने क्या किया, लैम्डा कैलकुलेट किया। अब हमने क्या देखना है कि ये जो लैम्डा है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू असाइन की है, तो इस लैम्डा को किसी रेफरेंस लैम्डा से, अब रेफरेंस लैम्डा हमें पता चल चुका क्या होगा, क्या जब हमारे पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स होंगे तो सारे जनरेटर्स ज़रूरी नहीं है कि वो वायलेशन करें, कोई ना कोई जनरेटर विद इन लिमिट रह रहा होगा, तो उस जनरेटर का जो लैम्डा होगा वो हम रेफरेंस लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मल्टीपल जनरेटर्स विद इन लिमिट रह रहे हों तो फिर क्या होगा, फिर किस जनरेटर के लैम्डा को हम एज अ क्या कहते हैं एज अ रेफरेंस लेंगे। तो उस केस में मैं आपको बताता चलूं, उन सब के लैम्डाज इक्वल होंगे। ये आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
5 जनरेटिंग यूनिट्स हैं जिनमें से 3 1 2 3 वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन जो 4 और 5 है ये वायलेशन नहीं कर रहे। तो इस 4 और 5 के जो लैम्डाज होंगे ये इक्वल होंगे, जबकि 1 2 3 के क्योंकि पहले इंस्टेंट पे तो सबके इक्वल होंगे, लेकिन जब आप नई वैल्यू असाइन करेंगे उसके बाद भी इनके लैम्डाज इक्वल रहेंगे, लेकिन जिनके वायलेशन हो रही थी उनके लैम्डाज इन कंडीशंस की बेस पे आप चेक करोगे। सो अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो लैम्डा एक्स है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा रेफरेंस। अब आपने ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो इसका मतलब है जो आपने इस जनरेटिंग यूनिट को मैक्सिमम वैल्यू असाइन की थी वो ठीक थी। अब अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैम्डा एक्स की वैल्यू लैम्डा रेफरेंस से कम नहीं है या इक्वल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने सपोज करें कि जो भी उसने जहाँ पे भी सपोज करें कि ये उसकी मैक्सिमम लिमिट थी और पहले इंस्टेंट में उसकी पावर का आंसर यहाँ पे था, आप उसको कम करके मैक्सिमम पे लाए और फिर ये सारा स्टेप्स किए। अब अगर यहाँ पे लाने के बावजूद भी वो अभी भी आपके इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो अब आप उसकी पावर को और कम करेंगे। कितना कम करेंगे ये डिटरमिन करेंगे बाकी जनरेटिंग यूनिट्स भी, और ये स्टेप अभी हम उस एग्जांपल के लिए करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स हैं और वो मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स वायलेशन कर रहे हैं, तो जो जनरेटिंग यूनिट्स मैक्सिमम लिमिट को वायलेट करें उनको मैक्सिमम वैल्यू असाइन करें, और जो मिनिमम वैल्यू को वायलेट करें उनको मिनिमम वैल्यू असाइन करें। जब आप ये वैल्यूज असाइन कर लेंगे उसके बाद आप उन वैल्यूज के रिस्पेक्ट से जो जनरेटिंग यूनिट्स वायलेशन नहीं कर रहे थे उनको भी पावर्स की कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दें। अब जब आपने ये वैल्यूज असाइन कर दी तो आप अब नए लैम्डाज निकालो, यानी हर एक के लिए लैम्डा। पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने लैम्डा गो के तीनों के लिए निकाला था, यानी P1 को भी यूज करके निकाला था, P2 को भी और P3 को भी, लेकिन क्योंकि वहाँ वायलेशन नहीं हो रही थी तो अल्टीमेटली हमें 3 लैम्डाज निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तीनों एक्चुअल में सेम ही निकल रहे थे, तो हम किसी एक इक्वेशन से लैम्डा निकाल सकते थे। लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि इस केस के अंदर हमारे पास वायलेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो लैम्डाज का आंसर है वो सेम नहीं आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं तो हम लैम्डाज हर पावर के रिस्पेक्ट से निकालेंगे और फिर नई कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे। तो नई कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है कि अगर एक जनरेटर को आपने मैक्सिमम वैल्यू असाइन की है तो उस जनरेटर का जो लैम्डा निकल रहा है या उस जनरेटर का जो आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर ली हुई है और उसमें वैल्यू पुट की है, तो वो जो लैम्डा निकल रहा है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रेफरेंस। तो रेफरेंस लैम्डा क्या होगा कि जिन जनरेटर्स की पावर की वैल्यू विद इन थ्रेशोल्ड आ रही होगी उनके लैम्डास को हम लैम्डा रेफरेंस कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर एक जनरेटर पी वाई है और ये अपनी मिनिमम लिमिट को से भी नीचे है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी ये अभी अगर हम यहाँ पे एक स्केल बनाएं, ये मिनिमम लिमिट है और जनरेटर यहाँ पे है, तो अब सबसे पहले हम इसको ड्रैग करके इस पॉइंट पे लाएंगे, यानी सबसे पहले हम पी वाई को पी मिनिमम असाइन करेंगे और ये असाइन करने के बाद हम इसका लैम्डा वाई कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये लैम्डा वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा रेफरेंस। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसका मतलब है जो वैल्यू हमने असाइन की है वो ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम इसको मजीद ड्रैग करके आगे लाएंगे। ठीक है, सो अब आप अगर किसी जनरेटिंग यूनिट की जो पावर की वैल्यू अगर वो मैक्सिमम से क्रॉस करती है और आप उसको वापस मैक्सिमम पे लाते हो और वहां पे भी अगर वो कंडीशंस को नहीं फुलफिल करते तो आप उसको ड्रैग करके उसके थ्रेशोल्ड में लाते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एक जनरेटर यूनिट अगर मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा है तो आप उसको मिनिमम पे ड्रैग करके लाओगे, और अगर मिनिमम पे भी नहीं हो रहा तो उसको आप ड्रैग करके आगे लाओगे तो वो यकीनन अपनी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में आ जाएगा। और जब आपके पास जनरेटिंग यूनिट्स मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में आ जाएंगे तो तब इनके लैम्डास के आंसर भी सेम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास
पावर का आंसर विद इन थ्रेशोल्ड निकल रहा है, तो जो लेमडा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आएगा वो सेम आएगा। जिन जिन जनरेटर्स की पावर्स का आंसर विद इन थ्रेशोल्ड आ रहा है उन सब के लेमडास सेम होंगे।